Hello future nursing officer, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Academy. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट नर्सिंग। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रावीनस थेरेपी है और इंट्रावीनस थेरेपी का ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में, RL, डेक्सट्रोज 5% और नॉर्मल सलाइन के और भी जितने भी टाइप के फ्लूइड है सबके बारे में बात की थी फ्रेंड। और ये उसका आगे का टॉपिक है और इसके अंदर हम IV सेट, ड्रिप चैम्बर और भी जो इंट्रावीनस थेरेपी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बाकी है उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैनुला के कलर कोड, उनकी साइज, उनकी फ्लोरेट और उनके डायमीटर के बारे में। तो फर्स्टली जो है फ्रेंड वो ये है कि जो कैनुला का जो गेज जो होता है ना वो रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है उसके डायमीटर के। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कैनुला की गेज की साइज होगी उसका डायमीटर उतना ही कम होगा। मींस हायर गेज साइज नंबर कैनुला है और स्मॉलर डायमीटर। या हम कह सकते हैं कि अगर कैनुला की गेज की साइज कम होगी तो उसका डायमीटर उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए जो कैनुला का जो गेज होता है, जो उसकी जो होता है रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है उसके डायमीटर के। डायमीटर का मीन्स मतलब होता है फ्रेंड कैनुला की कितनी चौड़ाई है, यानी उससे कितना फ्लूइड जो होता है वो कितना फ्लो कर सकता है। उसकी फ्लो रेट जो होती है वो कैनुला के डायमीटर पे ही डिपेंड करती है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ऑरेंज कलर का कैनुला। जो ऑरेंज कलर का जो कैनुला होता है जिसकी गेज जो साइज होती है वो कितनी होती है, 14 होती है, 14 होती है। और जो फ्लो रेट होती है वो 240 ml पर मिनट यानी 240 ml पर मिनट होती है। याद रखना फ्रेंड, ऑरेंज कलर का जो कैनुला होता है उसकी गेज की साइज होती है 14, फ्लो रेट होती है 240 ml पर मिनट। और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है फ्रेंड, ट्रोमा पेशेंट की फ्रेंड किसी पेशेंट को इंजरी हुई है, सीवियर इंजरी हुई है, सीवियर फ्लूइड लॉस हो गया है, रैपिडली फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है तो उसके लिए ऑरेंज कलर का कैनुला यूज करेंगे। क्योंकि जो इसकी जो फ्लो रेट होती है वो ज़्यादा होती है, डायमीटर ज़्यादा होता है तो रैपिडली फ्लूइड को इन्फ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। लार्ज वॉल्यूम को रिप्लेसमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल अपन ट्रोमा पेशेंट को ही देख सकते हैं फ्रेंड कि जिसके अंदर लार्ज वॉल्यूम को रिप्लेसमेंट करना। नेक्स्ट अपन देखिए रिक्वायर्ड लार्ज वेन, यानी जब रिक्वायर्ड लार्ज वेन की नीड होती है तब वहाँ पे भी अपन ऑरेंज कलर के कैनुला को यूज करते हैं फ्रेंड। और हमेशा याद रखना फ्रेंड कि इसका डायमीटर ज़्यादा है तो हमें लार्ज वेन की तो नीड वैसे भी रहेगी, क्योंकि अगर अपन स्मॉल वेन में इसको इन्फ्यूज करेंगे तो वेन डैमेज हो जाएगी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन को लीड करेगा। तो ऑरेंज कैनुला के बारे में होप आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कलर कोड है कैनुला का वो है ग्रे कलर। तो जो गेज साइज जो होती है ग्रे कलर की वो 16 होती है, 16 होती है। और जो फ्लो रेट होती है वो 180 ml पर मिनट होती है। और जो ग्रे कलर का जो कैनुला होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो वहाँ पे अपन ग्रे कलर का कैनुला यूज करते हैं फ्रेंड। वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो मोस्टली जो यूज किया जाता है कैनुला वो ग्रीन कलर का होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है वो ग्रीन कलर का कैनुला ही सही होता है। लेकिन अगर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो उसे उस कंडीशन में ज़्यादा डायमीटर वाले कैनुला की नीड रहती है तो उसमें ग्रे कलर कैनुला यूज में किया जाता है। नेक्स्ट हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन्फ्यूज करना हो या फिर हाई कंसनट्रेशन वाला फ्लूइड इन्फ्यूज करना हो, क्योंकि जो हाई कंसनट्रेशन वाला फ्लूइड इन्फ्यूज करने के लिए लार्ज वेन की नीड होएगी, लार्ज डायमीटर वाले कैनुला की नीड होएगी तो उस कंडीशन में भी ग्रे कलर का कैनुला यूज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रोमा पेशेंट। नेक्स्ट है मेजर सर्जरी। अगर मेजर सर्जरी वाली कंडीशन में भी ग्रे कलर का कैनुला यूज करेंगे, क्योंकि मेजर सर्जरी में भी मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड रह सकती है, हाई वॉल्यूम फ्लूइड की नीड रह सकती है, हाई कंसनट्रेशन फ्लूइड की नीड रह सकती है, TPN की नीड हो सकती है। तो उस कंडीशन में अपन ग्रे कलर कैनुला यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाइट कलर कैनुला। जो व्हाइट कलर के कैनुला की जो गेज की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 17 होती है, 17। और जो फ्लो रेट होती है वो 135 ml पर मिनट होती है। वैसे मैंने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में वाइट कलर का कैनुला नहीं देखा है फ्रेंड। गूगल पे इसके बारे में ज़रूर इमेज मिल जाती है अपने को, बट प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने नहीं देखा है कहीं पे भी वाइट कलर का कैनुला।
तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर कैनुला की जो गेज की जो साइज़ होती है वो 18 होती है, 18 होती है, और जो फ्लो रेट होती है वो 90 ml पर मिनट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ग्रीन कलर का कैनुला आप याद रखना है। इसकी जो गेज की जो साइज़ होती है वो 18 होती है और जो फ्लो रेट होती है वो 90 ml पर मिनट होती है। यूज में देखें तो जो ग्रीन कलर का जो कैनुला होता है वो कहाँ पर यूज होता है, ब्लड प्रोडक्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप याद रखना। जो ब्लड प्रोडक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है ना, वहाँ पे यूज में किया जाता है ये, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कॉन्ट्रास्ट स्टडी, यानी सीटी स्कैन के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट स्टडी की जाती है उसमें भी ग्रीन कलर का कैनुला यूज किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ऑफ इरिटेंट मेडिकेशन, यानी कोई इरिटेंट मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना हो तो भी ग्रीन कलर का कैनुला यूज किया जाता है फ्रेंड। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड कि मोस्टली कई बार क्वेश्चंस बन ही जाता है कि जो ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो कैनुला यूज में किया जाता है वो कौन सा कैनुला होता है फ्रेंड, ग्रीन कलर का। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, कई गाइड्स वगैरह में भी है और मोस्टली स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता भी है फ्रेंड। लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम है वो एडवांस लेवल के हो चुके हैं, कई हटके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मे बी फ्यूचर में चांस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के आने का कि जो कॉन्ट्रास्ट स्टडी जो की जाती है सीटी स्कैन के अंदर, उसके अंदर कौन सा कैनुला यूज किया जाता है, तो उसके अंदर ग्रीन कलर का कैनुला यूज किया जाता है फ्रेंड। जो सीटी स्कैन होती है वो प्लेन होती है और कॉन्ट्रास्ट होती है, तो प्लेन में तो कोई भी फ्लूइड जो होता है उसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट स्टडी की जाती है, कॉन्ट्रास्ट स्टडी जो होती है सीटी स्कैन की, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई रेडियो ओपेक जो डाई होती है उसका यूज किया जाता है, ताकि जिस ऑर्गन की या जिस जगह का सीटी स्कैन करना है वो इजीली विजुअलाइज हो सके। और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो आईवी दिया जाता है, तो उसमें ग्रीन कलर का कैनुला यूज किया जाता है। ओरली भी दिया जा सकता है, रेक्टमली भी दिया जा सकता है। और कॉन्ट्रास्ट स्टडी में जो एक फ्लूइड यूज होता है उसका नाम है ओमनीपेक नाम है फ्रेंड, वो कॉन्ट्रास्ट स्टडी में यूज किया जाता है सीटी स्कैन के लिए। तो इस ओमनीपेक को देने के लिए ग्रीन कलर का कैनुला यूज में किया जाता है। तो होप फ्रेंड आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं पिंक कलर का कैनुला। जो पिंक कलर का जो कैनुला होता है जिसकी जो गेज साइज होती है वो 20 होती है और जो फ्लो रेट होती है वो 60 ml पर मिनट होती है, यानी 60 ml पर मिनट। और जो गेज साइज जो होती है वो 20 होती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैनुला होता है फ्रेंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल लाइफ में जो मोस्ट कॉमनली यूज जो कैनुला किया जाता है वो पिंक कलर का कैनुला होता है। तो ये आप याद रखिएगा फ्रेंड। यूज में देखें तो पिंक कलर का कैनुला कहाँ कहाँ यूज किया जाता है फ्रेंड, जनरल यूज किया जाता है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली होता है फ्रेंड। नेक्स्ट है आईवी एंटीबायोटिक देने में और साथ ही आईवी एनाल्जेसिक देने में भी इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि जो पिंक कलर का जो कैनुला होता है उसको जनरल यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन कैनुला होता है, आईवी एंटीबायोटिक देने में यूज किया जाता है और आईवी एनाल्जेसिक में भी यूज किया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर का कैनुला है। जो ब्लू कलर का कैनुला की जो गेज साइज होती है वो 22 होती है और जो फ्लो रेट होती है वो 36 ml पर मिनट होती है, यानी गेज साइज 22 है और फ्लो रेट कितनी है फ्रेंड, 36 ml पर मिनट। यूज में देखें तो चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट में जो है वो ब्लू कलर का कैनुला यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें साइटोटॉक्सिक ड्रग यानी जो ऑन्कोलॉजी यानी जो कीमोथेरेपी चलती है तो उसमें जो कैनुला यूज किया जाता है वो ब्लू कलर का कैनुला यूज किया जाता है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड जो कीमोथेरेपी ड्रग होती है वो वेन को डिस्ट्रॉय कर देती है, वेन को पतला कर देती है, थिन कर देती है। तो लार्ज डायमीटर वाला जो कैनुला होता है वो मोस्टली नहीं लग पाएगा, इसीलिए क्योंकि उनकी वेनें छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, थिन हो जाती हैं, तो इसलिए ब्लू कलर का कैनुला यूज किया जाता है साइटोटॉक्सिक ड्रग ऑन्कोलॉजी या कैंसर वाले पेशेंट के लिए। तो इसे आप याद रखिएगा फ्रेंड, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं येलो कलर। जो येलो कलर का जो कैनुले की जो गेज साइज होती है वो कितनी होती है फ्रेंड, 24 फ्लो रेट कितनी होती है, 20 ml पर मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि जो येलो कलर का जो कैनुला होता है उसकी जो गेज साइज है वो 24 है और फ्लो रेट है
20 ml पर मिनट। और किसके अंदर यूज किया जाता है फ्रेंड? इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट में। नेक्स्ट अपन देखते हैं वोयलेट कलर। जो वोयलेट कलर का जो गेज साइज होता है वो 26 होता है। फ्लो रेट होती है 13 ml पर मिनट। और यूज किस में किया जाता है? नियोनेट्स में एंड न्यूबॉर्न बेबी में। वोयलेट कलर का जो कैनुला होता है वो बटरफ्लाई शेप में भी आता है। नेक्स्ट ये एक है फ्रेंड, इसमें आप जो कैनुला के जो कलर साइज और उनके गेज और उनकी फ्लो रेट देख सकते हैं। फ्रेंड जो कैनुला के जो गेज साइज होते हैं वो मोस्टली सबको याद होती है। आजकल जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं, हट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स का जो है वो नॉलेज ज़्यादा चेक किया जाता है, तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि जो कैनुला की जो गेज साइज होती है वो मोस्टली स्टूडेंट सबको पता है, तो इसीलिए वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछने लग गया है। तो जो ये फ्लो रेट है आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड, फ्लो रेट को याद करना है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखिए अपन साइट सिलेक्शन फॉर आईवी थेरेपी। यानी आईवी थेरेपी दी जाएगी तो उसके लिए कुछ साइट सिलेक्शन की जाएगी। तो साइट सिलेक्शन जो किया जाता है वो पेरिफेरल वेन से भी किया जाता है और सेंट्रल वेन से भी किया जाता है कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पेरिफेरल वेन में अपन देखें कहाँ कहाँ पे किया जाता है फ्रेंड, सिफेलिक वेन की जा सकती है, बेसिलिक वेन की जाती है, रेडियल वेन। जो रेडियल वेन जो होती है वो कॉमनेस्ट यूज होती है आईवी साइट के लिए। यानी कह सकते हैं कि आईवी साइट के लिए अगर कॉमनेस्ट जो यूज जो होती है वो कौन सी होती है? रेडियल वेन होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मीडियल क्यूबाइटल वेन। जो मीडियल क्यूबाइटल वेन जो होती है फ्रेंड वो बेस्ट प्रीफर साइट होती है ब्लड सैंपल विड्रॉ करने के लिए। यानी ब्लड सैंपल अगर विड्रॉ करना था तो उसकी जो बेस्ट साइड होती है वो मीडियल क्यूबाइटल वेन होती है, क्योंकि ईजी वे में मिल जाती है, इजीली विजिबल हो जाती है, फील हो जाती है, पेल्पेबल रहती है इसीलिए। और ब्लड जो होता है ना वो ड्रॉ करने में भी आसानी रहती है। नेक्स्ट है डोर्सल मेटाकार्पल वेन। नेक्स्ट अगर इन्फेंट में देखें तो लोअर एक्सट्रीमिटी में जो स्फेनियस वेन होती है, उसके अलावा स्काल्पल वेन। सेंट्रल लाइन में देखें तो सबक्लेवियन वेन, जुगुलार वेन जो कि नेक के यहाँ पे होती है, और फिमोरल वेन जो कि थाई पे होती है। तो सेंट्रल वेन के बारे में भी है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये सिफेलिक वेन है, और फ्रेंड ये जो है ये मीडियल क्यूबाइटल वेन है, जहाँ जो मोस्ट प्रिफर साइड होती है ब्लड सैंपल विड्रॉ करने के लिए बेसिलिक वेन होती है। और फ्रेंड जो आईवी कैनुलाइजेशन करना होता है, आईवी कैनुला लगाना होता है, तब जो वेन जो होती है वो सेलेक्ट की जाती है तो वो मोस्टली डिस्टल पार्ट से प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ सेलेक्ट की जाती है। यानी पहले आप प्रोक्सिमल पार्ट से सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको डिस्टली सेलेक्ट करके देखना होगा, देन प्रोक्सिमल की तरफ चलना होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट ये जो है फ्रेंड, नेक्स्ट ये स्काल्पल वेन को यूज किया गया है फ्रेंड, बच्चों में यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं पिक लाइन। पिक लाइन क्या होता है फ्रेंड? पेरीफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर। पिक लाइन को भी कभी कभी आईवी थेरेपी के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड। पिक लाइन किस कंडीशन में यूज की जाती है? जब जो फ्लूइड है वो ज़्यादा टाइम के लिए देना हो, और जिसमें पेरिफेरल वेन जो होती है वो इजीली असेस नहीं होती। जो अपन ने सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन या रेडियल वेन के बारे में पढ़ा वो इजी वे में असेस नहीं होती। जैसे कैंसर का पेशेंट होता है उसमें वेन डैमेज हो जाती है कीमोथेरेपी के कारण, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर होते हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो पेशेंट को पिक लाइन के लिए एडवाइज करते हैं। और जो पिक लाइन होती है वो ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा ही इंसर्ट की जाती है। तो जो पिक लाइन होती है वो कब तक के ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स? 6 मंथ से 1 ईयर के टाइम तक के लिए पिक लाइन यूज की जाती है। और ये पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर इसकी फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा। और फ्रेंड पिक लाइन के बारे में मैंने अपने TPN के वीडियो में भी आपको बताया आगे। अगर अभी तक आपने मेरा वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है पोर्ट इम्प्लांटेशन। पोर्ट इम्प्लांटेशन क्या होता है फ्रेंड? कि पोर्ट इम्प्लांटेशन किया जाता है राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा के बीच में। यानी राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा के बीच में पोर्ट इम्प्लांटेशन किया जाता है। सर्जिकली इम्प्लांटेशन किया जाता है, अंडर स्किन इम्प्लांटेशन किया जाता है, और डॉक्टर के द्वारा इम्प्लांटेशन किया जाता है फ्रेंड। और ये किन पेशेंटों के लिए किया जाता है? जो कैंसर के पेशेंट जिनमें कीमोथेरेपी चलनी होती है लंबे टाइम के लिए। तो जो पोर्ट इम्प्लांटेशन होता है उसको अपन 5 ईयर तक यूज कर सकते हैं। और कैंसर के पेशेंट जिनमें कीमोथेरेपी चल रही होती है उनमें यूज किया जाता है फ्रेंड। तो ये पोर्ट इम्प्लांटेशन अंडर द स्किन
इसको इम्प्लांट किया जाता है और सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम के जरिए किया जाता है फ्रेंड। और जो पोर्ट इम्प्लांटेशन की जो पेटेंसी है वो डाइल्यूट हिपेरिन इंजेक्शन को पुश करके मेंटेन की जाती है। हिपेरिन क्या करता है कि वहाँ पे जो क्लोट है उसके फॉर्मेशन को रोकेगा, क्लोट फॉर्मेशन नहीं होने देगा, उसकी पेटेंसी को बनाए रखेगा। और फ्रेंड जो पिक लाइन और पोर्ट इम्प्लांटेशन होता है दोनों ही सेंट्रल लाइन के एग्जाम्पल है, लेकिन पिक लाइन और पोर्ट इम्प्लांटेशन में यही डिफरेंस है कि पिक लाइन को 6 मंथ से 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि पोर्ट इम्प्लांटेशन को मैक्सिमम 5 ईयर तक यूज किया जा सकता है। और जो पोर्ट इम्प्लांटेशन होता है वो सर्जरी के जरिए किया जाता है, अंडर द स्किन होता है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांस कम रहते हैं। जबकि पिक लाइन जो होता है ना वो पेरीफेरल इंसर्ट किया जाता है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड। तो और इसमें सर्जरी की नीड नहीं होती है, लेकिन दोनों ही डॉक्टर्स के द्वारा ही किया जाता है फ्रेंड प्रोसीजर, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन साइट फॉर आईवी लाइन इंसर्शन, यानी कौन कौन सी साइट जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है आईवी लाइन इंसर्शन के लिए। तो फर्स्ट है वीक या पैरालिसिस पार्ट ऑफ बॉडी, यानी जिधर की साइड में पैरालिसिस हो रखा है उधर की साइड में अपने को कैनुलाइजेशन नहीं करना है, आईवी लाइन इंसर्ट नहीं करनी है। सपोज फ्रेंड राइट साइड में अगर पैरालिसिस हो रखा है पेशेंट के, तो राइट हैंड्स में पैरालिसिस हो रखा है पेशेंट के, तो राइट हैंड्स में कैनुला नहीं लगाना है, आईवी इंसर्शन नहीं करना है। नेक्स्ट है सेम साइट ऑफ मेस्टेक्टोमी, यानी जिधर की साइड मेस्टेक्टोमी की हुई है उधर की साइड भी आईवी लाइन इंसर्ट नहीं करनी है, कैनुला नहीं लगाना है। मेस्टेक्टोमी किसके लिए किया जाता है फ्रेंड? ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। इसमें ब्रेस्ट टिश्यू को और उसकी जो सराउंडिंग जो मसल वगैरह होती है उन सबको रिमूव किया जाता है। ये अलग अलग टाइप की होती है फ्रेंड मेस्टेक्टोमी, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जब अपन कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट है एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला किसके लिए किया जाता है? जो हीमोडायलिसिस होता है उसमें असेस किया जाता है ये। और जो एवी फिस्टुला जिधर की साइड क्रिएट किया जाता है उधर की साइड भी जो कैनुलाइजेशन है वो नहीं करना चाहिए, आईवी लाइन इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। एवी फिस्टुला के बारे में और हम हीमोडायलिसिस के टॉपिक जब पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन। फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन जो है फ्रेंड आईवी थेरेपी के ही कॉम्प्लिकेशन है, तो इसके बारे में आगे जब अभी अपन आईवी थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है बिफोर इंसर्ट कैनुला साइट टू बी क्लीन इनर सरफेस टू आउटर सरफेस, यानी जब कैनुला इंसर्ट करना है तो उससे पहले साइट को क्लीन करना चाहिए इनर सरफेस से आउटर सरफेस से मीन्स लेस कंटामिनेटेड एरिया टू हायर कंटामिनेटेड एरिया। और कैनुला की साइड को जो है वो क्लीन करना चाहिए एल्कोहल स्वाब से। नेक्स्ट इन वुंड में जो वुंड को जो क्लीन किया जाता है वो कैसे किया जाता है फ्रेंड? आउटर टू इनर, यानी आउटर टू इनर क्लीन किया जाता है वुंड में, लेकिन जो कैनुला की जो साइट होती है जहाँ पे हमें कैनुलाइजेशन करना है उसको एल्कोहल स्वाब से क्लीन करना चाहिए इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैनुला शुड बी चेंज, यानी कैनुला को कितने दिन में चेंज करना चाहिए? 3 to 4 डे आफ्टर इंसर्शन, यानी कैनुला लगाने के 3 से 4 दिन के बाद में इसको चेंज करना चाहिए फ्रेंड। या अपन कह सकते हैं 72 से 96 घंटे के बाद में, यानी 72 आवर टू 96 आवर के बाद में कैनुला को चेंज कर देना चाहिए आफ्टर इंसर्शन, यानी जिस दिन इसे लगाया जाता है उसके 3 से 4 दिन तक। लेकिन सपोज फ्रेंड किसी पेशेंट के जिस दिन कैनुला लगाया गया है उसी दिन या नेक्स्ट डे अगर वहाँ पे फ्लेबाइटिस हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है या फ्लूइड लीकेज हो जाता है तो कैनुला को चेंज कर देना है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कैनुला साइट पे 3 to 4 डे तक, तो एजेंसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इसको 3 से 4 दिन में चेंज कर देना चाहिए ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है आईवी स्टेन। जो आईवी स्टेन जो होता है वो यूज होता है फॉर हैंग द आईवी फ्लूइड, यानी आईवी फ्लूइड को हैंग करने के लिए। जो हाइट जो होती है आईवी स्टेन की वो कितनी होनी चाहिए? 18 से 24 इंच, यानी 18 to 24 इंच हाइट होनी चाहिए। मैक्सिमम 24 आवर आईवी फ्लूइड कैन हैंग ऑन आईवी स्टेन, यानी आईवी स्टेन पे कितने आवर तक अपन आईवी फ्लूइड को हैंग कर सकते हैं? 24 आवर तक। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो फ्रेंड एक बात और याद रखना कि जिस दिन कैनुला
इंसर्ट किया जाता है उस दिन कैनुलाइजेशन साइट पे कैनुला के इंसर्ट करने का जो टाइम और जो डेट है वो भी मेंशन होना चाहिए, उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आईवी कंटेनर और आईवी फ्लूइड बैग, यानी जो आईवी फ्लूइड जो नेक्स्ट देखते हैं आईवी कंटेनर और आईवी फ्लूइड बैग। जो आईवी कंटेनर और आईवी फ्लूइड जो होता है ना वो कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड? 2 टाइप के होते हैं, ग्लास बोतल और प्लास्टिक बोतल। ग्लास की जो बोतल होती है उसके अंदर ये एक प्लास्टिक का लगा होता है जो इसको हैंग करने में हेल्प करता है, और ये वाली जो होता है इस ढक्कन को हटाना पड़ता है और यहाँ के एरिया को एल्कोहल स्वाब से क्लीन करने के बाद में आईवी सेट को यहाँ पे इंसर्ट करके इसको हैंग किया जाता है इस प्लास्टिक के जरिए। नेक्स्ट है प्लास्टिक बोतल। जो प्लास्टिक बोतल होती है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होती है। मोस्टली अपन ये वाली बोतल अपन हॉस्पिटल में देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है आईवी सेट टाइप, यानी आईवी सेट जो होता है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एयर वेंट और नॉन एयर वेंट। एयर वेंट क्या होता है फ्रेंड? वेंटेड आईवी सेट या वेंटेड आईवी ट्यूबिंग के नाम से भी जानते हैं। जो एयर वेंट का मतलब होता है कि जिसमें वेंटेड आईवी सेट है वो स्मॉल वेंट, यानी एक स्मॉल वेंट होता है डेट कैन बी ओपन एंड क्लोज टू अलाउ फॉर एयर टू एंटर एंड डिस्प्लेस द फ्लूइड एज इट लीव। यानी जो वेंटेड आईवी सेट होता है उसमें एक स्मॉल वेंट होता है जिसे अपन ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, अलाउ करने के लिए जो एयर जो होती है उसको। द फ्लूइड विल नॉट फ्लो फ्रॉम अ रिजिड आईवी कंटेनर अनलेस इट इज़ वेंटेड। यानी जो रिजिड आईवी कंटेनर होता है या फिर अपन कह सकते हैं कि जो ग्लास बोतल होती है उसके अंदर अगर अपन एयर वेंट वाला आईवी सेट नहीं लगाएंगे तो जो फ्लूइड जो है वो फ्लो नहीं होएगा, उसका जो वो रन नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा। इसलिए याद रखना फ्रेंड, जो ग्लास बोतल एंड रिजिड कंटेनर वाली जो बोतल होती है उसके अंदर जो आईवी सेट काम में लिया जाता है वो एयर वेंट होना चाहिए। नॉन एयर वेंट क्या होता है? जिसमें वेंटेड ट्यूबिंग नहीं होती है, यानी एयर वेंट नहीं होता है, और ये यूज किया जाता है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कंटेनर में। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये एयर वेंट है, इसको ओपन और क्लोज किया जा सकता है, जबकि ये नॉन एयर वेंट है। तो आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड, स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आईवी लाइन, जो पार्ट आप देख सकते हैं आईवी लाइन के, ये भी स्किल टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये रोलर की क्लैंप होता है ये फ्लूइड को कम ज़्यादा करने में हेल्प करता है। बैग स्पाइक, जो ये स्पाइक होती है वो इंसर्ट की जाती है आईवी बैग के अंदर कनेक्ट करने के लिए। नीडल एंड, जो नीडल एंड होता है उसको जो कैनुला होता है या जो पेशेंट के साइड पे जो कैनुला लगा होता है उसमें इंसर्ट किया जाता है ताकि जो फ्लूइड है वो आईवी फ्लूइड बैग से पेशेंट की वेन में इंसर्ट हो सके। नेक्स्ट है एक्जिलरी क्लैंप और इंजेक्शन पोर्ट। नेक्स्ट अपन देखें एक्सटेंशन ट्यूबिंग। एक्सटेंशन ट्यूबिंग क्या होती है फ्रेंड? एक्सटेंशन ट्यूबिंग कैन बी एडेड टू ए आईवी ट्यूबिंग सेट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा लेंथ टू द ट्यूबिंग। यानी जो आईवी सेट होता है, जो नॉर्मल आईवी सेट होता है उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है तो उसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और एड एक्सटेंशन ट्यूबिंग टू द आईवी ट्यूबिंग सेट फॉर चिल्ड्रन, क्लाइंट हु आर रेस्टलेसनेस या क्लाइंट हु हैव स्पेशल मोबिलिटी नीड। यानी जो एक्सटेंशन ट्यूब की नीड कब होती है फ्रेंड? जैसे चिल्ड्रन हो गए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इजी वे में बैठते नहीं, वो एक मूव बहुत करते हैं अपनी जगह पे, तो जो अगर उनके पास जो नॉर्मल आईवी सेट लगा होता है तो उससे क्या वो आईवी सेट कैनुला के डिसलोड होने के चांस रहते हैं, कैनुला रिमूव होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बच्चा बार बार अपने हाथ को खींचेगा तो उससे उसका जो कैनुला है वो हट सकता है, या फ्लूइड जो है आईवी फ्लूइड से जो आईवी सेट है वो खिसक सकता है। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन ट्यूब है जो आईवी सेट के अंदर जोड़ दी जाती है तो उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसके कारण अगर बच्चा मूव भी करे अपने बेड से तो ये डिस्प्लेस ना हो। साथ ही क्लाइंट जो रेस्टलेसनेस होते हैं, जैसे सीओपीडी वाले पेशेंट हो गए, एंजाइटी वाले पेशेंट हो गए, या अस्थमा वाले पेशेंट हो गए, या क्लाइंट हुए स्पेशल मोबिलिटी नीड, जिन्हें स्पेशल मोबिलिटी की नीड होती है, उनके अंदर भी एक्सटेंशन ट्यूब को यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ड्रिप चेम्बर। ड्रिप चेम्बर जो आईवी सेट जो होता है ना उसके अंदर जो ड्रिप चेम्बर होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड।
कौन कौन से टाइप के होता है, एक होता है माइक्रो ड्रिप चेम्बर और एक होता है मैक्रो ड्रिप चेम्बर। माइक्रो ड्रिप चेम्बर और मैक्रो ड्रिप चेम्बर। जो माइक्रो ड्रिप चेम्बर जो होता है ना, उसके अंदर जो ड्रॉप फैक्टर जो होता है ना, वो कितना होता है फ्रेंड, 60 ड्रॉप पर ml। और फ्रेंड जो ये GTT है, ये ड्रॉप फैक्टर का ही यूनिट है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड इसे आप याद रखिएगा। और जो माइक्रो ड्रिप चेम्बर जो होता है ना, वो यूज होता है व्हेन फ्लूइड विल बी इन्फ्यूज एट अ स्लो रेट लेस देन 50 ml पर आवर। यानी जब फ्लूइड को इन्फ्यूज करना हो स्लो रेट में, तब अपने को माइक्रो ड्रिप चेम्बर यूज किया जाता है। मोस्टली बच्चों में भी ये यूज किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है मैक्रो ड्रिप चेम्बर। जो मैक्रो ड्रिप चेम्बर होता है, जो उसकी जो ड्रॉप फैक्टर होती है वो 10 to 20 ड्रॉप पर ml होती है। इसकी एवरेज अपन 15 ड्रॉप पर ml यानी 15 ड्रॉप पर ml भी मान सकते हैं। ये ड्रॉप फैक्टर के बारे में हम जब ड्रग कैलकुलेशन पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो ड्रॉप फैक्टर है वो क्या होता है। द ड्रॉप फैक्टर इज़ द नंबर ऑफ ड्रॉप इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी जो जो 1 ml जो होगा सॉल्यूशन का, वही ड्रॉप फैक्टर होगा। यानी एक बूंद के अंदर, यानी अपन कह सकते हैं कि 1 ml के अंदर कितनी बूंद गिरेगी, यानी 1 ml जो होगा सॉल्यूशन में, उसमें कितनी बूंद होगी, वही ड्रॉप फैक्टर होएगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्लो रेट। जो फ्लो रेट जो होती है वो ड्रॉप पर मिनट होती है। यानी 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप गिरेगी वो उसकी फ्लो रेट होएगी। और 1 ml सॉल्यूशन में कितनी ड्रॉप गिरेगी वो उसका ड्रॉप फैक्टर होगा। यानी कि 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप गिरेगी वो उसका ड्रॉप फैक्टर होएगा। और 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप गिरेगी वो उसका फ्लो रेट होएगा। इनके बारे में जब हम ड्रग कैलकुलेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड, ये बुरेट IV सेट है, या इसको माइक्रो ड्रिप सेट या जो पीडिया सेट जो होता है ना, उस नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। ये पीडिया सेट है, बच्चों में पीडियाट्रिक वार्ड में यूज किया जाता है फ्रेंड इसको जो है ना, जो अपना जो IV फ्लूइड की जो बोतल होती है उससे कनेक्ट किया जाता है। ये स्पाइक है, तो इस स्पाइक को कनेक्ट किया जाता है। और ये वाला जो होता है ये फ्रेंड इसको क्लोज और ओपन करने का होता है। जब यहाँ से जब ये ओपन रहता है तो जो IV फ्लूइड का जो बैग होता है उसमें जो फ्लूइड होता है वो इसमें फिल होता है। और जब अपन इसको क्लोज कर देते तो इसमें वो फ्लूइड आना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर जितना फ्लूइड प्रिस्क्राइब करता है उतना ही फ्लूइड अपने को इसमें फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने को फ्लूइड चलाना है। तो ये है फ्रेंड, आप इसे भी याद रखिएगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और स्किल टेस्ट के। इंट्रावीनस थेरेपी में जो नेक्स्ट डिवाइस है फ्रेंड वो इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप है। इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप भी हॉस्पिटल सेटिंग में बहुत यूज किया जाता है। CCU यूनिट हो गया, कार्डियक यूनिट हो गया या फिर ICU हो गया, वहाँ पे इनका यूज किया जाता है फ्रेंड। और ये कई टाइप के होते हैं। स्मॉल वॉल्यूम इन्फ्यूजन पंप, जो स्मॉल वॉल्यूम इन्फ्यूजन पंप होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल वॉल्यूम इन्फ्यूज करने से अपन सीरीज पंप के नाम से भी जानते हैं। ये कब यूज किया जाता है फ्रेंड, यूज्ड व्हेन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड। यानी जब स्मॉल वॉल्यूम जो होती है मेडिकेशन की वो एडमिनिस्टर्ड करनी हो, लो वॉल्यूम या लो फ्लो रेट पे जब इन्फ्यूज करनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 0.5 ml पर आवर इन्फ्यूज करना है या 1 ml पर आवर इन्फ्यूज करना है, तो इस टाइम जो मेडिकेशन इस तरीके से जो मेडिकेशन होती है वो मैनुअली एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती फ्रेंड, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप जो होता है ना, इनका यूज किया जाता है ताकि जो डिजायर्ड डोज है, यानी जितनी प्रिस्क्राइब की गई है डोज, जिसे मैनुअली नहीं इंसर्ट किया जाता है, उन्हें इन इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप के जरिए पेशेंट को दिया जा सकता है फ्रेंड। द सीरीज डेट कंटेन द मेडिकेशन एंड सॉल्यूशन फिट इनटू अ पंप। यानी जो एक सीरीज होती है फ्रेंड, उसको उसके अंदर मेडिकेशन और सॉल्यूशन को फिल किया जाता है और उसके बाद में उसको सिरिंज को इस पंप के अंदर सेट किया जाता है। और जिस रेट में जितना ml देना है पर आवर के हिसाब से या पर
मिनट के हिसाब से जैसे भी देना है, जो भी प्रिस्क्राइब रहता है उस तरीके से इस इन्फ्यूजन पंप को सेट किया जाता है और जितनी डोज दे जानी चाहिए उतनी ही जाती है इसके ज़रिए। और ये भी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर वाइडली यूज किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया भी एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप से। इसमें भी ये क्या अलाउ करती है क्लाइंट को टू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड IV मेडिकेशन सच एज एनाल्जेसिया, यानी वो जो क्लाइंट होता है वो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है जो IV मेडिकेशन जो होती है वो पेन किलर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन है, मॉर्फिन को वो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड इसमें वो इस डिवाइस के जरिए एक बोलस डोज ही एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। वो तभी एडमिनिस्ट्रेट करना होता है जब उसको पेन फील हो रहा होता है। तो इसमें ओवरडोज होने का कोई चांस नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि उसको तभी एडमिनिस्ट्रेट करना है जब उसको पेन फील हो रहा है और एक बोलस डोज सेट कर दी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो इसको ले सकता है फ्रेंड। ये है फ्रेंड सिरिंज इन्फ्यूजन पंप। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में ऐसा बहुत सा होता है फ्रेंड, बहुत सारे रहते हैं और ये ICU में, CCU में, कार्डियक वार्ड में देखने को मिलता है। ये एक जो स्मॉल वॉल्यूम जो होती है या स्मॉल अमाउंट जो होता है ना इन्फ्यूज करना होता है ना, तब इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 ml अगर पर आवर देना है या 0.5 ml पर आवर देना है, या इसी तरीके से जो स्लो वॉल्यूम जो है ना वो इन्फ्यूज करनी है ज़्यादा देर के अंदर, तो फिर सिरिंज इन्फ्यूजन पंप का यूज किया जाता है। सिरिंज इन्फ्यूजन पंप को इंसुलिन देने में भी यूज किया जा सकता है फ्रेंड। ये फ्रेंड एक पोर्टेबल एम्बुलेटरी इन्फ्यूजन पंप होता है। इसके जरिए इंसुलिन दिया जा सकता है, डोपामिन दिया जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं इमेज में, ऐसा डोपामिन का भी होता है फ्रेंड। और इसमें क्या होता है फ्रेंड कि ये एक टीनी कैनुला होता है जो पेशेंट की बॉडी से अटैच हो जाता है, और एक इंसुलिन पंप होता है और ये एक IV सेट होता है जिसके ज़रिए जो इंसुलिन है जो पेशेंट की बॉडी में दिया जाता है फ्रेंड। और ये एम्बुलेटरी इसलिए कि पेशेंट इसको जब चाहे तब वो ले सकता है, अदरवाइज वो स्टॉप ही रहता है फ्रेंड। ये लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन पंप है। जब लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूज करनी होती है पेशेंट को तो ये एक लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन पंप है। ये एक पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप है फ्रेंड। यहाँ पे वो सिरिंज जिसके अंदर जो पेन किलर मेडिकेशन होती है वो फिल की जाती है और इसके अंदर फिर वो इंसर्ट कर दी जाती है फ्रेंड। और ये एक प्रोब होता है जो पेशेंट की बॉडी पे अटैच किया जाता है देखने के लिए कि पेन किलर मिलने के बाद में उसको पेन फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड इंटरमिटेड इन्फ्यूजन डिवाइस। इंटरमिटेड इन्फ्यूजन डिवाइस क्या होती है? इंट्राविनस इंटरमिटेड इन्फ्यूजन इज ए इन्फ्यूजन ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या मेडिकेशन, यानी किसी भी फ्लूइड या मेडिकेशन का इन्फ्यूजन करना इंटरमिटेड पीरियड में। मेडिकेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम एट अ प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल एंड देन स्टॉप अंटिल द नेक्स्ट डोज इज रिक्वायर्ड, यानी जो इंटरमिटेड इन्फ्यूजन डिवाइस जो होती है ना वो इंटरमिटेड पीरियड में दी जाती है पेशेंट को, और उसके बाद में जो इसका जो रिक्वायर्ड डोज जो होती है ना वो फुलफिल हो जाती है, तो उसके बाद में इसको स्टॉप कर दिया जाता है। यानी कि इसमें कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है फ्लूइड का। जैसे मान लो 500 ml RL किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है BD, तो 500 ml सुबह लग जाएगी, 500 ml शाम को लग जाएगी, लेकिन ये होता है कि ये कंटिन्यूस नहीं चलेगी। नेक्स्ट जो रिक्वायर फ्लशिंग 2 to 3 टाइम पर डे, यानी जो कैनुला होता है उसमें फ्लशिंग करना रहता है 2 से 3 बार एक दिन में, ताकि जो उसकी पेटेंसी है वो बनी रहे, उसमें क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो फ्रेंड। और जो पेटेंसी है उसको बनी रखने के लिए जो फ्लशिंग यूज किया जाता है वो नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है फ्रेंड। अगर सेंट्रल लाइन कैथेटर होता है तो वहाँ पे हिपेरिन का यूज किया जाता है क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकने के लिए। और फ्रेंड एक बात याद रखना, जो हिपेरिन जो होता है ना वो फर्दर क्लॉट को बनने से रोकता है, लेकिन जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है उस पर उसका कोई एक्शन नहीं होता है। तो थैंक यू फ्रेंड, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।